फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। देखिए, जो सोशलाइजेशन होता है इसके बेसिकली दो माध्यम है। एक आपका होता है प्राथमिक समाजीकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, और एक आपका होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण आपका क्या होता है, जहां से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके परिवार से, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। ठीक है, वहाँ से क्या होती है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद बच्चा जो है अपने समाज से इंटरेक्ट करता है, विद्यालय से इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या होता है, समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। और फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होती है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है ना। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। फैमिली क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो बाकी के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मीडिया, विद्यालय और सरकार, ये क्या होंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के द्वितीयक कारक होंगे, है ना। बट हमसे प्राथमिक पूछ रखा था, तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो जीन प्याजे थे वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे की सोच होती है, ठीक है, वो क्या होती है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यानी जितना आप सोच सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। बट जो क्वांटिटी होती है, यानी जो मात्रा होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। बट क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी आप किसी और कार्य के बारे में सोच सकते हैं और एक छोटा बच्चा जो है किसी और कार्य के बारे में सोच सकता है। हो सकता है कि आपने ऑफिस के काम के बारे में सोचो, और जो छोटा बच्चा है अपने खिलौने के बारे में सोच सकता है, चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो गुड़ क्या होता है, अलग अलग होता है, बट जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यही बात आपके जीन प्याजे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। देखिए, निम्न नहीं होती, ये कहना आपका गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। देखिए, ये बात आपके जीन प्याजे ने नहीं कही है। ठीक है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती, जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है, क्या होती है, सेम होती है, समान होती है, भिन्न नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। गुणात्मक, जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। देखिए, जो जीन प्याजे थे जिनसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना हुआ था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्टेज बताई, 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, पहला आपका होता है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय गामक अवस्था, और दूसरा आपका होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा है। ठीक है, जो प्याजे की सेकेंड स्टेज होती है, और तीसरा क्या होता है आपका कॉन्क्रीट, और लास्ट वाला क्या होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, बट हमसे यहाँ पर सेकेंड वाला पूछा है। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। ठीक है, अब देखिए, जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहेगा, यानी प्याजे के सेकेंड स्टेज में रहेगा, वो कितने साल का होगा, 2 से 7 साल का होगा, है ना। यहाँ पर दे रखा है विचारों की अनुकरणीयता, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे के अंदर क्या होती है, इनरिवर्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप एक छोटा बच्चा है, 2 से 7 साल का बच्चा है, आप उसको जो है घर से, ठीक है, घर से जो है आप उसको स्कूल छोड़ के चले आइए, फिर वो वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या इनरिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, अनुत्क्रमणीयता है, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता। जैसे कि आप एक बच्चे से अगर पूछ दें कि अगर हम बर्फ़ को जो है पानी यहाँ पर बना देते हैं, तो फिर बच्चा पानी से उसको बर्फ़ नहीं बना पाएगा, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जब 2 से 7 साल का बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये गुण होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्तुल्य प्रतिक्रिया आपका यहाँ पर नहीं होगा। विलंबित अनुकरण बच्चा कब करता है, जब वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, 0 से 2 साल तक का होता है, यानी जन्म से 2 साल तक का होता है प्याजे की फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था में होता है, तब वो विलंबित अनुकरण जो है प्रदर्शित करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कब करता है, जब वो दो साल तक का होता है, यानी जन्म से 2 साल तक का होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, तो ये दोनों जो व्यवहार है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा।
विलंबित अनुकरण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कब करता है? संवेदीय गामा, क्योंकि हिंदी में आपको कई नाम देखने को मिलते हैं, इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है ना, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। देखिए, बच्चे को कभी भी पुरस्कार और दंड नहीं देने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है पुरस्कार को पाने के लिए या तो चीज़ों को करेगा या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करेगा, है ना। तो हमें बच्चे को पुरस्कार या दंड नहीं देना है। ये क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा के अंदर क्या होता है? प्रत्येक बच्चे के अंदर सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। प्रत्येक बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है कि सभी बच्चे जो है सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, है ना, तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपके यहाँ पर। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। देखिए, नहीं, इसमें हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है, हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है, इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट, ठीक है, वातावरण का भी रोल होता है, बट यहाँ पर दे रखा है केवल आनुवंशिकता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आपका होगा यहाँ पर। और देखिए, जो केवल है ये क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए, निर्धारित व सीमित नहीं करती है, ठीक है। जो उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है वो क्या करती है? उनके जो क्षेत्र होता है सीखने का, उनको व्यापक बनाती है। ठीक है, बच्चा जो है अच्छी तरीके की चीज़ों को सीख पाता है, उनको सीमित नहीं करती है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उससे भी सीमित क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर जो है निगेटिव वर्ड भी बताया, आप जो है इनको भी थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हेल्प करते। देखिए, केवल क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है। सीमित करना क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है। उसके साथ साथ पुरस्कार एवं दंड की बात आ जाए तो वो भी क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो इससे भी हमें पता चल गया कि हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? खाली स्लेट के रूप में। देखिए, बच्चा क्या होता है? ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, वो खाली स्लेट नहीं होता है। ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। छोटे वयस्कों के रूप में, ठीक है, देखिए छोटे वयस्क ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। निष्क्रिय तो बच्चा होना ही नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बच्चा सक्रिय चाहिए, एक्टिव चाहिए। ठीक है, और निष्क्रिय क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है ना। तो जब भी ऑप्शन में आपको निष्क्रिय वर्ड दे रखे तो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, अन्वेषकों का मतलब क्या होता है? खोजकर्ता के रूप में। ठीक है, बच्चा क्या होता है? लिटिल साइंटिस्ट होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, चीज़ों को वो खुद खोजता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये बात कौन कहते हैं? आपके जीन प्याजे भी कहते हैं, है ना। तो 4th ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय खोजकर्ता के रूप में देखती है कौन? प्रोग्रेसिव क्लासरूम बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। अभी मैंने आप लोगों को बताया निष्क्रिय क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की है ये किसकी बात करते हैं? ये समाज से इंटरेक्ट करके सीखने की बात करते हैं, यानी बच्चा क्या करता है? समाज से अंतः क्रिया करके चीज़ों को सीखता है। और ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके संस्कृति कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसकी भाषा की लैंग्वेज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये किसकी बात करेंगे? समाज की बात करेंगे। जो लर्निंग जो अधिगम होता है वो किससे होता है? समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा करता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है, यही बात आपके लेव वाइगोस्की कहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, देखिए जीन प्याजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, इनसे तो आपके एग्जाम में आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं 2 लोग से पूछने हैं। ठीक है, एक आपके कोहल वर्ग हो गए। तो ये 3 लोग जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है?
को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया पुरस्कार एवं दंड क्या करना है, बच्चों को नहीं देना है। पुरस्कार और दंड क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। इसके साथ देखिए, ज्ञान का सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये बात अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, अपने वातावरण में चीज़ों को स्वयं खोजते हैं। ठीक है, अन्वेषण करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव है, सक्रिय। जहाँ पर भी सक्रियता की बात हो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे सही होगा। ठीक है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। देखिए अवलोकन, ठीक है, बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, नकल करेगा। नकल करना आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। को उद्दीपन अनुक्रिया, देखिए उद्दीपन अनुक्रिया जब भी आए तो वहाँ पर ये जो सिद्धांत है आपका किसने दिया था, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, जो व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, जो अवधि जो है संक्रमण की पहल करती है, जैसे कि वयस्कता की पहल करती है एक तरीके से, यानी कि जहाँ से हमें पता चलता है कि हम क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, है ना, तो वो कौन सी अवधि होती है आपकी, किशोरावस्था। और इसे स्टेनली हॉल है, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी क्या आप लोगों ने बीएड या फिर डीएलएड किया होगा तो उसमें पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या फिर लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा अनुभव लाया। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ से उसने कुछ चीज़ें सीख रखी हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस को, उसके अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से उसने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों से रिलेट करके बच्चों को जो है नई चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है, उसके पूर्व ज्ञान से, ठीक है, उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके चीज़ों को बताना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है आपके यहाँ पर। नेक्स्ट आपका दे रखा था, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। देखिए जो बच्चा अनुभव, जो एक्सपीरियंस लाया वो क्लासरूम में, हमें उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उसको महत्व देना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। उपेक्षा क्या होता है आपका, निगेटिव वर्ड होता है सीटेट के एग्जाम के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उनको उनकी हेल्प लेनी चाहिए, उनसे जोड़ करके चीज़ें जो है बच्चों को सिखानी चाहिए। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत से बना। देखिए क्या दे रखा है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत है। अब देखिए जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, अगर हिंज ने जो है दवाई चुराई तो वहाँ पर उसको क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इसकी एक पूरी स्टोरी है, जब आप लोग कोहल वर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, तब उसमें आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे के अंदर यहाँ पर नैतिकता नहीं है, वो क्या कर रहा है, डर की वजह से, दंड की वजह से जो है नैतिकता को प्रदर्शित कर रहा है। क्यों, क्योंकि हिंज, जो बच्चा क्या कह रहा है, जब हिंज दवाई चुराएगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो बच्चा दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं, इन्होंने 3 प्रकार के स्पीच की बात की। एक आपका होता है सामाजिक वार्ता, बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, सोशो स्पीच। ठीक है, और एक आपका होता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से जोर जोर से बोल के बातें करते हैं, जैसे कि अरे ये काम मैंने सही तरीके से नहीं किया, ये मैंने क्या कर दिया। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर ऐसा करते हैं कि मेरा खिलौना ऐसे नहीं चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद से कभी कभी बातें करते हैं। ठीक है,
तो वो उसको जो है लेव वाइगोस्की ने क्या नाम दिया, प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता कह लीजिए, व्यक्तिगत वार्ता कह लीजिए, हिंदी में आपको कई नाम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश वाले वर्ड पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और दी, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, इनर स्पीच भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इनर स्पीच क्या होती है, जिसमें कि बच्चा सामने व्यक्त नहीं करता है बातों को, वो मन में ही अंदर ही सोच लेता है चीज़ों को। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के माइंड में क्या चल रहा है ये सामने वाले को नहीं पता चल रहा है, हम लोग अंदर ही चीज़ों को सोच लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। आंतरिक वार्ता, यानी हम अंदर ही, मन के अंदर ही चीज़ों को सोच लेते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की जो इन्होंने स्पीच यहाँ पर बताई। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद, यानी यहाँ पर बच्चे क्या कर रहा है, बाहर बोल रहा है, ठीक है। मौखिक संवाद का मतलब क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, बाहर बोल रहा है, ठीक है। उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहेंगे, तो देखिए इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, प्राइवेट स्पीच जो है इसको कहेंगे लेव वाइगोस्की। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अहम केंद्रित वार्ता आपका नहीं होगा, भ्रांत वार्ता भी नहीं होगा, समस्यात्मक वार्ता, ये सारी चीज़ें गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए आपने देखा होगा अपने समाज में या फिर अपने घरों में भी अक्सर करके क्या किया जाता है, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनको ये कहा जाता है कि वो घर के काम करेंगी, लड़के जो है बाहर के काम करेंगे, लड़कियां जो है अलग तरीके की पहनावा पहनेंगी, लड़के जो है अलग तरीके के जो है पोशाक पहनेंगे, ठीक है। जो घर की सामग्रियां होती हैं उनसे भी जो है हम क्या करते हैं, उनमें भी लड़कों के लिए अलग चीज़ें, जैसे कि अगर मान लीजिए एक छोटी बच्ची है तो उसके लिए डॉल को जो है उनको उनको दिया जाता है, और जो एक बच्चा है, ठीक है, बॉय है, तो उसको वहाँ पर कार जो है गिफ्ट की जाती है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, ठीक है। जो हमारे समाज में रूढ़िबद्ध धारणाएं चली आ रही हैं कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, ये क्या किया है हमारे समाज ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये कैसा है, स्टीरियोटाइप धारणाएं है ना। जैसे कि लड़कियों को पिंक कलर से रिलेट कर दिया जाता है और लड़कों को जो है ब्लू कलर से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर प्रासंगिकता नहीं है, जेंडर प्रासंगिकता आपका तब होता है जब दोनों पक्षों का इक्वली जो है यहाँ पर महत्व दिया जाता है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक पक्ष को जो है कहीं ज़्यादा महत्व दिया जाता है और एक पक्ष को जो है महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। जेंडर सिद्धांत भी नहीं है, विकसित जेंडर पहचान भी नहीं, यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृति का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट हम बाकी का ऑप्शन भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। देखिए तुलना, हमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, कंपटीशन की भावना नहीं उत्पन्न करनी है। तो तुलना आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए नहीं, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है, हमें सभी बच्चों के संस्कृति समुदाय को बढ़ावा देना है, ठीक है, सिर्फ विशेष बच्चों को नहीं, सभी बच्चों की। तो जब भी आपको किसी विशेष बच्चे की बात हो, विशिष्ट बच्चे की बात हो, तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, सभी बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए विविधता की अनदेखी की बात जब भी आ जाए तो वो ऑप्शन आपको पहले ही गलत कर देना है, क्योंकि हमें विविधता को क्या करना है, एक एसिड, एक संसाधन के रूप में देखना है। क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रत्येक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। इसके साथ साथ जो है उसके अंदर सामाजिक विभिन्नता भी है, सांस्कृतिक विभिन्नता भी है। तो हमें क्या करना है, उसको महत्व देना है, ठीक है। बट इसमें दे रखा है अनदेखी करनी है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमें सभी बच्चों की संस्कृति को महत्व देना और उनका सम्मान करना है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 है, किसकी वकालत करता है, मुख्य धारा शिक्षा की नहीं, एकीकृत शिक्षा की नहीं, पृथक्करण की भी नहीं करता है। पृथक्करण की तो बात आपकी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं करेगी, ठीक है। किसकी बात करता है, समावेशी शिक्षण की। अब समावेशी शिक्षण आपकी क्या होती है, जिसमें बच्चों को, सभी बच्चों को समाहित करके, इंक्लूड करके एजुकेशन दी जाती है। वो भी कैसी एजुकेशन, एज पर नीड एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, यानी समता पर आधारित। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो समावेशी शिक्षण है किस पर आधारित हो, तो समता, इक्विटी की भावना पर आधारित है, ठीक है।
इक्विटी पर आधारित है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, एज पर नीड, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लासरूम में एक दृष्टिबाधित छात्र है, ठीक है, यानी कि उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करिए उसके लिए स्पर्श करने वाली चीज़ें उसको प्रोवाइड की, जैसे कि ब्रेल लिपि आपका हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें आपकी होती हैं। तो ऐसे में बच्चों को जो है स्पर्श करने वाली चीज़ें दीजिए। इसके साथ साथ मान लीजिए आपकी क्लासरूम में एक श्रवण बाधित छात्र है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। श्रवण बाधित छात्र है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चित्रात्मक चीज़ों उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पा रहा है बट चीज़ों को देख तो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उसके सामने चित्रात्मक चीज़ें जो है प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, या फिर जो मशीन होती है वो ला करके देंगे। तो जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यह डैश यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, इसकी बात कौन करता है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। क्या कहती है कि हमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बट कैसे, एज पर नीड, समता पर आधारित शिक्षा, ठीक है। सभी बच्चे जो है एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, बट जैसी उनकी ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग हम उनको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। यही बात कौन कहती है, आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष शिक्षा आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए जो इसके पहले की क्लासेज है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कराई है, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कराए हुए हैं, तो आप लोग एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर सीटेट पेपर 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लास है ईवीएस पेपर 1 की। आप उस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जो मैंने आपको क्लास कराई थी 7 जनवरी को, मैंने आपको वो क्लास कराई थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक भी दे दूँगी। तो 21 जनवरी को आपके एग्ज़ाम जब हुआ तो उसमें इसी क्लास से जो है आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो एक बार आप जो है उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ईवीएस पेपर 1 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कराया है, जो भी आपके 2011 से लेकर के 2023 तक पूछे गए। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको एक बार देख के ही जाइएगा, जितने भी पेपर 1 ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभ्यर्थी यहाँ पर, ठीक है। तो उस क्लास का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, अन्वेषण व पारस्परिक क्रिया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, निगेटिव ऑप्शन आपसे पूछा है, ठीक है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। इसमें अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए इस ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से रीड किया कीजिए, ठीक है। नहीं पूछा है तो इसलिए हमारा जो भी पॉजिटिव ऑप्शन होगा वो तो नहीं होगा, ठीक है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, इससे तो सार्थक अधिगम होगा, ये क्या होगी, अधिगम की मुख्य प्रक्रिया होगी, बट हमें नहीं बताना है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यही क्या होगी, अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं होगी, और इससे क्या होगा, सार्थक अधिगम घटित नहीं होगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछ रखा था, ठीक है। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है गलत होंगे, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। देखिए क्या दे रखा है, प्रतिभाशाली, धारा प्रवाह में कमी। देखिए जो बच्चा गिफ्टेड होगा उसमें धारा प्रवाह में कमी नहीं होगी, ठीक है। धारा प्रवाह में क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर क्या होती है, हॉट, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है, ठीक है, प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड बच्चे के अंदर, ठीक है। अब देखिए अधिगम अशक्तता वाला बच्चे मूल संविधानों के बारे में सोच सकता है। देखिए जो बच्चा अधिगम अशक्तता रहेगा, ठीक है, उसको क्या होगा, लर्निंग, पढ़ने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, वो मूल संविधानों के बारे में सोच नहीं पाएगा, ऐसा बच्चा जो है क्लासरूम में निरस्ता महसूस करेगा, तो ये भी सही नहीं दे रखा है। सृजनात्मक बालक, आसानी से विचलित होने की आदत होती है। देखिए ये कहना आपका बिल्कुल गलत है, जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो क्या करेगा, कई डायरेक्शन में चीज़ों को यहाँ पर सोच पाएगा, ठीक है, मल्टीपल, देखिए अपसारी चिंतन कर पाएगा, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। 1 मिनट शायद इस क्वेश्चन में जो है मैच करना था, सॉरी, हाँ यहाँ पर हम लोग करते हैं
मैंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देखा, चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, सही मिलान को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चा, ठीक है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होगी, यानी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से सोच पाएगा, ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो गिफ्टेड चाइल्ड का क्या होगा, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता किसके अंदर होगी, गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर। तो ए का तो आपका फोर्थ होगा, ठीक है, ए का फोर्थ अगर होगा आपका तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए का फर्स्ट दे रखा है ना, ए का फर्स्ट दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से आपका यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए जो अधिगम अशक्तता वाला बच्चा होगा इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, क्या करेगा, क्लासरूम में निरस्ता फील करेगा, इसको अधिगम में कठिनाई होगी, यानी कि धारा प्रवाह, यानी कि पढ़ने में क्या होगी, कमी होगी। तो बी का आपका क्या होगा, बी का फर्स्ट होगा। आप देखते हैं बी का फर्स्ट जो है किसमें दे रखा है, सिर्फ आपके थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। इसमें देखिए बी का थर्ड दे रखा है, इसमें भी बी का थर्ड दे रखा है, तो हमें सिंपल से पता चल गया हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपका जो है ए का फोर्थ दे रखा है और बी का जो है फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। सृजनात्मकता का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, बच्चा क्या करे, कई डायरेक्शन में यहाँ पर सोच पाए चीज़ों को, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, अपसारे चिंतन कर पाए। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सेकंड, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। तो सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है, आपके अपसारी क्रिएटिविटी का संबंध किससे होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो आपका यहाँ पर सही दे रखा है। और देखिए अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, आसानी से विचलित होने की आदत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल आपका सही बात है। बच्चा जो है कब अच्छी तरीके की चीज़ों को सीख पाएगा, जब गतिविधियों में वो भाग लेगा, बच्चा जब एक्टिव रहेगा, ठीक है, सक्रिय रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं वो बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। देखिए शिक्षक क्लासरूम को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बच्चे क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, नियंत्रित करेगा तो कहीं ना कहीं जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसको वो दब जाएगी। ठीक है, बच्चा अपनी चीज़ों को स्पष्ट रूप से टीचर के सामने नहीं रख पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए रोड नरेशन को बढ़ावा नहीं देना, ये आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है। और याद करना आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। वे श्यामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। मैंने बताया था नकल करना आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो तीन ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चन कैसे लगे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्लासेस के बीच में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फ्लो खराब होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके कोई भी क्यूरीज हो, आपके कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए जो इन क्लासेस का पीडीएफ है मैं आप लोग को डेली टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देती हूँ। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, मैं सारी की सारी डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड करती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैंने आप लोगों को सीटेट के फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपने उन नोट्स को रीड कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा लिया तो भी जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग उन नोट्स को एक बार जरूर रीड करिए, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए गए हैं और हैंड रिटन नोट्स से बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, तो आप जो है उन नोट्स को एक बार जरूर डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन होइए पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।